हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरयूएचएस, एम्स, यूपीसी नेट, बिहार बीसीईसी, एमपीपीएनएसटी एंड ऑल द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हेल्ड ऑल अक्रॉस इंडिया। तो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। लेट्स बिगिन टुडेज क्वेश्चंस। ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी इंटरनल एनर्जी के चेंज में आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन अ सिस्टम अब्सॉर्ब्स 2 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एंड एट द सेम टाइम डज 500 जूल ऑफ वर्क। यानी सिस्टम के अंदर आपको आंतरिक ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में आपको सिस्टम के अंदर आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आपको एक सिस्टम के अंदर 2 किलो कैलोरीज ऊष्मा को अवशोषित किया गया है, ऐसा बताया गया है। 2 किलो कैलोरीज हमने इसको सिस्टम में दिया है, साथ में 500 जूल कार्य करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न में देखें बच्चों, किलो कैलोरीज में जो दिया गया है, किलो कैलोरीज में उसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू जूल। सिस्टम के अंदर कितना हीट दे रहे हैं हम? 2 किलो कैलोरीज। सो 2 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 3 इंटू 4.2 जूल। इस प्रकार से आप इसको कैलोरीज को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? जूल में कन्वर्ट करेंगे। एक बार आपने कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2 2 4, 8400 जूल आ गया। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट the total heat energy which is given to the system is utilized in two ways. A part of the heat energy is used in increasing the इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में यूज होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन डूइंग द वर्क डन। यानी जो बचा हुआ एनर्जी है वह कार्य करने में यूज होता है। चलिए इक्वेशन को लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या इक्वेशन होता है देख लेते हैं। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq is equal to du plus dw। क्या है ये dq? dq is the heat given to the system। सिस्टम को दिया गया ऊष्म ऊर्जा जो होता है उसको हम कहते हैं dq। du क्या है? du is the change in internal energy। आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं du। dw क्या है? dw है बच्चों सिस्टम द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह dw होता है। और हमको यहाँ पर क्या पता करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। साथ में प्रश्न में कार्य भी दिया गया है कि डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 500 जूल है। क्या है? 500 जूल। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। dq का मात्र भी है 8400, दिस इज 500। तो du यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या आ जाएगा? 8400 माइनस 500 यानी 7900 जूल। 7900 जूल। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या सबको समझ में आया है? क्या सबको समझ में आया है बेटा? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तुरंत फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ चुका है ना? हाँ, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ें और कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आज पोल नहीं है ना? पोल नहीं है, बिना पोल के आपको आंसर करना है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। द ग्रेविटेशनल फोर्स
एफ जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स दो वस्तुओं की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी किस पर निर्भर नहीं करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ठीक से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे आसानी से। चलिए बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर पढ़ा है तो आप इजीली यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यू कैन गेस द आंसर। जी कमेंट सेक्शन में सबको आंसर करना है वन बाय वन। हाँ, तो हम देखते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। जो फोर्स है, अगर किन्हीं दो मासेस को कंसिडर करो m1 एंड m2 को, और इन दो मासेस के मध्य की दूरी अगर मान लो r है, इन दो मासेस के मध्य की दूरी अगर r है, तो हम देखते हैं कि जो फोर्स F है इट इज इक्वल टू g m1 m2 by r square. According to Newton's law of gravitation, force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between the two masses. तो provided the distance is along the line joining the two centers. यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स जो है किसके समानुपाती है, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। क्या यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर निर्भर करता है? बिल्कुल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर निर्भर करता है, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, क्या दो मासेस के बीच की दूरी पर निर्भर करता है? बताएं, दो मासेस के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है क्या? बिल्कुल, हम ऑप्शन में देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आर स्क्वायर इट इज डिपेंडिंग। तो यहाँ पर सही आंसर है ए, सम ऑफ द मासेस, यानी कि सम ऑफ द मासेस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना सबको? बताएं, इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी, नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है बच्चों एस्केप वेलोसिटी के रिलेटेड। एस्केप वेलोसिटी है जिसे हम कहते हैं पलायन वेग, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पलायन वेग कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर जिसका मास m है फ्रॉम अर्थ विच इज हैविंग द मास कैपिटल M, और त्रिज्या दी गई है कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। प्रश्न क्या है ध्यान से देखें। द्रव्यमान m एंड त्रिज्या r वाले द्रव्यमान वाले एक गोले का पृथ्वी से पलायन वेग निम्न द्वारा दिया जाता है। पलायन वेग कौन सा फॉर्मूला है भाई पलायन वेग का? एस्केप वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। दो चीजें हैं जिनके बीच बच्चों का ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है। एक है एस्केप वेलोसिटी, दूसरा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है? पलायन वेग, इट इज अ वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, इट गोस आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसके बाद में वह दोबारा रिटर्न नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह न्यूनतम
वेलोसिटी जिसके द्वारा एक किसी बॉडी को प्रक्षेपित किया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाता है और दोबारा लौट कर नहीं आता है। इसको हम कहते हैं पलायन वेग, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो वी हैव VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। ये है हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या है? VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। अब कुछ बच्चे डी ऑप्शन बता रहे, डी ऑप्शन कब सही होगा? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी नहीं है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यानी अगर हम एक बॉडी को इस वेलोसिटी से प्रक्षेपित करें तो इट विल रिवॉल्व इन द अर्थ्स ऑर्बिट, वह पृथ्वी के कक्ष में होगा या ऑर्बिट में होगा। लेकिन जब हम एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, देन इट विल गो आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड उसके बाद में वह दोबारा लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, अपने आप से लौट कर नहीं आता। जी क्या है? जी यहां पर है बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ अर्थ, यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर एस्केप वेलोसिटी का हो जाएगा रूट ऑफ 2gm/r। इसी को हम कहते हैं पलायन वेग। इसको क्या कहते हैं बेटा? पलायन वेग भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अभी अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? बताओ भाई, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन अ सर्किट द फेस ऑफ द करंट इज लैगिंग बिहाइंड π/3 एंगल। एक सर्किट है जिसमें करंट यानी कि धारा का फेस π/3 पीछे चल रहा है कंपेयर टू वोल्टेज। आपको बताना है कि सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक सर्किट में धारा का चरण वोल्टेज के चरण से कितना पीछे है? π/3 पीछे है बेटा। π/3 कोण पीछे चल रहा है, तो सर्किट में मौजूद तत्व क्या होंगे ये आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए। यस, क्या आंसर होगा? देखो बेटा, यहां पर जब भी आपको प्रश्न में करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज आ जाए, यानी कि धारा पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे है और धारा पीछे चल रही है। कितनी पीछे? π/3 पीछे। तो वहां पर कैपेसिटर तो होगा ही नहीं, कैपेसिटर को कैंसिल कर दे। वहां पर क्या होगा? इंडक्टर होगा। प्योर इंडक्टर के केस में क्या होता है? देखो, अगर प्योर इंडक्टर हो तो क्या होगा? प्योर इंडक्टर को यदि आप, प्योर प्रेरक को यदि आप प्रत्यावर्ती धारा अप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू V0 sin ω/t, तो क्या होता है? यहाँ पे जो धारा बहती है अलोंग द इंडक्टर, इसके अंदर फेज शिफ्ट कितना होता है? I0 sin ω/t माइनस π/2, या π/2 एंगल पीछे होती है। ठीक है, लेकिन जब आप एक रेसिस्टर को एक इंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 sin ω/t है एंड यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी होगी? I इज इक्वल टू I0 sin ऑफ ω/t माइनस 5। द एंगल जो है वह 0 से 90 के बीच होता है। यहाँ पर एंगल कितना है? π/3 है। π/3 यानी
60 डिग्री, 0 से 90 के बीच है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अगर ओनली इंडक्टर होता तो एंगल 90 डिग्री होता। हाँ, ओनली इंडक्टर वाले केस में भी करंट लैग करता है, यानी पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है, बट 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, इस वजह से सही आंसर क्या है, बी है। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? बताओ, जल्दी बताओ बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर जाना है हमको। ये देखो हमारा अगला क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर। यदि हम प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर की बात करें, जब भी हम प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर में प्रत्यावर्ती धारा अप्लाई करते हैं, तो वहां पर पावर फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज पावर फैक्टर? शुद्ध प्रेरक या शुद्ध संधारित्र का पावर फैक्टर क्या होता है? बताएं, क्या आंसर होगा? पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड। दो फॉर्मूला है पावर फैक्टर के। प्योर इंडक्टर वाले केस में क्या होता है? प्योर इंडक्टर वाले केस को देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। प्योर इंडक्टर वाले केस को देख लेते हैं। प्योर इंडक्टर, यहां पर क्या होता है भाई, जब आप सर्किट में प्योर इंडक्टर अप्लाई करते हैं और उसके बाद में आप एसी अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फेज शिफ्ट कितना है, 90 डिग्री। करंट वोल्टेज V लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। सिमिलरली प्योर कैपेसिटर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, प्योर कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर जब भी आप एसी करंट अप्लाई करें तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, है ना। करंट विल लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। दिस इज केस ऑफ प्योर इंडक्टर, दिस इज द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। दोनों में हम देखते हैं, दोनों सर्किट में फेज शिफ्ट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फेज शिफ्ट कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा बताओ? 90 डिग्री फेज शिफ्ट होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा बेटा? पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos फाई, जो कि r बाई जेड है। cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos फाई जो पावर फैक्टर है, इट इज इक्वल टू cos फाई। cos फाई की वैल्यू क्या है बताओ? पावर फैक्टर cos फाई इज cos 90। cos 90 की वैल्यू है 0। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कितने बच्चों ने सही आंसर किया है बताओ? बी ऑप्शन सही है। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए भाई, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ, क्या क्वेश्चन है? 3 रेसिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम ईच, यानी 3 रेसिस्टर से 3 प्रतिरोध है, प्रत्येक 1 ओम के 3 प्रतिरोध, 1 ओम की 3 प्रतिरोध समानांतर में जुड़े गए हैं, यानी पैरेलल में कनेक्टेड है। आपके लिए डायग्राम बना देती हूं मैं। 3 रेसिस्टर्स है, वन ओम, 1 ओम, 1 ओम,
और इन तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सच कनेक्शन इज अगेन कनेक्टेड विद 2/3 ओम रेजिस्टर इन सीरीज। एक रेजिस्टर है 2/3 ओम का, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी, व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर क्या होगा, आरपी इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया बेटा 1/3 है ना, और ये वाला क्या है 2/3। इसका रिजल्टेंट देखो आप, क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा 1/3 ओम, क्योंकि 1 1 1। आरपी का फॉर्मूला क्या है R/N, यानी R/3 ओम, ठीक है। R/3 यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है 1/3 ओम हो जाएगा, साथ में ये है 2/3 ओम, तो रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, ये 1/3 और ये 2/3 दोनों सीरीज में है, इस वजह से हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 1 ओम आंसर आ जाएगा। 3/3 यानी कि 1 ओम, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही उत्तर है, सी। क्लियर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या बात है, न्यूक्लियस चैप्टर का क्वेश्चन आया है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 64 जिंक 38, यानी कि जिंक एलिमेंट है। 64 इसका क्या है मास नंबर है, 30 इसका एटॉमिक नंबर है। आपको बताना है फर्मी के अंदर, फर्मी इज द यूनिट टू मेजर द रेडियस, आपको ये बताना है कि इसका रेडियस, नाभिक का त्रिज्या क्या होगा, नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होगी, बताएं। एक फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है उसी को यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 a के पावर 1/3। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। यहां पर देखें आप, R0 की वैल्यू क्या होती है, R0 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज R0 बताएं। जल्दी से आप सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यस, देखो बेटा यहाँ पर R0 की वैल्यू क्या है 1.2 फर्मी है, जिसे हम कहते हैं 1.2 इंटू 10 के पावर -15 मीटर। फर्मी यानी 10 के पावर -15 मीटर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं R इज इक्वल टू R0 इज 1.2 इंटू A की पावर क्या है, A मतलब क्या है, यहाँ पर जिंक में A की वैल्यू 64 है, Z की वैल्यू कितनी है 30 है, A की वैल्यू कितनी है 64, 64 के पावर 1/3 कर लो तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 इंटू 64 का क्यूब रूट है 4, 4 4 से 16, 16 4 से 64, दिस इज 4.8 फर्मी। आंसर क्या आ जाएगा 4.8 फर्मी, सी इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर सही है, ठीक है, सी आंसर सही है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो बच्चों उत्कर्ष दिवाली ऑफर जो है हमारा, उत्कर्ष दिवाली ऑफर वो है 24 अक्टूबर तक। पहली बात तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्कर्ष का जो दिवाली ऑफर है वह कब तक है, 24 अक्टूबर तक है। यहाँ पर उत्कर्ष
ऐप के सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है ऑन टॉप कोर्स। टॉप कोर्सेज पर आपको मिल रहा है बेटा 13% ऑफ। 13% ऑफ मिल रहा है ऑन टॉप कोर्सेज, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो भाई 13% ऑफ मिल रहा है ऑन टॉप कोर्सेज। उसके अलावा कोर्स वैलिडिटी जो है आपकी एग्जाम तक होगी। और सबसे खास बात फाइनल सिलेक्शन, ये देखिए सबसे खास बात तो ये है कि फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस माफ। यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मान लो आपने एम्स का एडमिशन लिया है, एम्स कोर्स में, ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन मंजिल 2.0 या फिर मंजिल 3.0 में आपने ज्वाइन किया है। अब अगर आप उसमें चयनित हो जाते हैं और एम्स में एडमिशन मिल जाता है, तो उसके बाद आपका जो 100% यहाँ पर जितना भी कोर्स का फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगा। वंस यू आर सक्सेसफुल इन द एग्जाम एंड आपको कॉलेज अलॉट हो गई है, एडमिशन हो गया, उसके बाद सारा जो भी आपने फीस पे किया वो रिफंड हो जाएगा। 100% फीस यहाँ पर रिफंड होगा सिलेक्शन होने पर, है ना। देखो कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसी को एज अ चैलेंज लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी पूरी फीस जो है वह रिफंड हो जाएगी। अब देखते हैं टॉप कोर्सेज पर, हमारे टॉप कोर्सेज पर बच्चों एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, एडिशनल डिस्काउंट है। और वो जो एक्स्ट्रा 13% ऑफ कौन कौन से कोर्सेज पर है, चलिए देख लेते हैं। UC13 कोड लगाने पर 13% ऑफ मिलेगा आपको। और 13% ऑफ मिल रहा है आपको RUHS CUT 2026 जो हमारा मंजिल 3.0 बैच है, एम्स 2026 मंजिल 3.0 बैच, यूपी सीनेट 2026 मंजिल 3.0 बैच, इन तीनों पर आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 13% ऑफ। ओके, साथ में क्या क्या बेनिफिट्स है, देखो बेटा यहाँ पर आपके देख सकते हो एक स्टैंडर्ड है, एक प्राइस है। आप देख रहे हो स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों के प्राइस में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे 900, यहाँ पे 1400, यहाँ पे 700, यहाँ पे 1200। तो ये डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड कोर्स में बेटा आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, क्लास PDF, ई नोट्स, आस्क डाउट, क्रिएट योर ओन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, रिवीजन एंड डाउट सेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप प्राइम लेते हैं तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज, MCQ बैच, अनलिमिटेड क्रिएट टेस्ट और अनलिमिटेड आस्क डाउट्स भी मिल जाएंगे। साथ में अगर आप रामबाण बैच भी हमारा टॉप कोर्स है, जिसमें ज्वाइन करने पर आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा 13% ऑफ। एक्स्ट्रा 13% ऑफ मिल रहा है अगर आप रामबाण बैच को ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन आपको कूपन कोड लगाना नहीं भूलना है। कूपन कोड क्या है? कूपन कोड इज UC13। और रामबाण बैच फॉर ऑल BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, क्रिएट योर ओन टेस्ट, ई नोट्स, DPP, PDF। स्टैंडर्ड प्राइस एंड प्राइम प्राइस आप देख सकते हैं 1600 और 2200 है। साथ में बेटा अगर आप यहाँ पर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन मास्टर पास देखना चाहते हैं तो सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड है। मास्टर पास में एम्स, RUHS, यूपी सीनेट एंड अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर कवर्ड। 2500 रुपए में आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप तेजस MPPNST या फिर तेजस BCEC खरीदते हैं तो उसमें भी आपको रिड्यूस्ड प्राइस दिख रहा है आपको 800, 1000, 800 एंड 1050, इतना है आपका प्राइस अमाउंट। पैरामेडिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं बेटा। आप पैरामेडिकल जैसे एम्स पैरामेडिकल कोर्स है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हो एम्स RUHS पैरामेडिकल एंड फार्मेसी, आपको तो पता ही है 2025 में RUHS और एम्स, RUHS का ऐसा हुआ था कि RUHS का जो पैरामेडिकल है और हमारा जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको कंबाइन कर दिया। अभी RUHS CUT जो है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। यानी कि अगर आप राजस्थान में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर RUHS CUT जो है क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। RUHS पैरामेडिकल एंड फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपको बेटा 700 रुपए में प्रोवाइड हो रहा है। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस एंड प्राइम प्राइस भी देख सकते हैं। प्राइम में क्या है, MCQ बैच आपको एक्स्ट्रा अलग से मिलता है, ठीक है, MCQ बैच मिलेगा,
टेस्ट सीरीज मिलेगा, इस वजह से इसकी प्राइस ज्यादा है। साथ में अगर आप एम्स पैरामेडिकल की बात करें तो एम्स पैरामेडिकल 2026 और यूपी सीपेट इज अ पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर उत्तर प्रदेश। तो ये है इनकी प्राइजेस। ओके और ये ऑफर मेन तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ऑफर है ये केवल 24 अक्टूबर तक है बेटा। तो 24 अक्टूबर से पहले पहले जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए ये ऑफर वैलिड है। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू एवरीवन।